नमस्कार, एएनबी न्यूज में आप सबका स्वागत है। एएनबी सुपरफास्ट में चलेंगे पहली खबर की तरफ। भारतीय सरजमीं पर फ्रांस से आ रहे 5 लड़ाकू विमान राफेल की आज लैंडिंग होगी। पहले बैच के तौर पर आ रहे 5 राफेल विमान आज अंबाला पहुंचेंगे और फिर भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में शामिल हो जाएंगे। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया अंबाला एयरबेस पर आज यानी दोपहर बाद 5 राफेल विमानों को रिसीव करेंगे। आपको बता दें कि इस बाबत अंबाला में धारा 144 लागू है। वहीं सूत्रों के मुताबिक भारतीय राफेल करीब 11 बजे संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा से टेक ऑफ करेंगे और दोपहर 2 बजे तक अंबाला पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, इन राफेल विमानों की लैंडिंग के लिए एक बैक बेस भी तैयार किया गया है। अगर अंबाला और उसके आसपास में मौसम अनुकूल नहीं रहता है तो फिर इन राफेल जेट्स की लैंडिंग जोधपुर एयरबेस पर होगी। आपको बता दें कि अंबाला और जोधपुर दोनों ही एयरबेस रणनीतिक और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। फिलहाल अंबाला में राफेल फाइटर जेट्स की लैंडिंग को ध्यान में रखते हुए अंबाला एयरबेस के पास के 4 गांवों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इतना ही नहीं, इन इलाकों में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी निषेध है। अंबाला के डीएसपी ट्रैफिक मनीष सहगल ने कहा कि प्रशासन हाई अलर्ट पर है और लैंडिंग के दौरान छतों पर लोगों का जमावड़ा और फोटोग्राफी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। प्रशासन ने धूलकोट, बलदेव नगर, घरनाला और पंजोखरा जैसे स्थानों से वायुसेना स्टेशन की तस्वीरों को लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। दरअसल भारत ने 23 सितंबर 2016 को फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी दसॉल्ट एविएशन से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 59,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। 6 राफेल प्रशिक्षु विमानों की पुंछ पर आरबी श्रृंखला की संख्या अंकित होगी। आरबी एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के नाम के पहले और अंतिम शब्द का संक्षिप्त रूप होगा। उन्होंने इस सौदे में मुख्य वार्ताकार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि 5 विमानों की पहली खेप सोमवार को फ्रांसीसी बंदरगाह शहर बोर्दू में मैरी ग्रैक एयरबेस से रवाना हुई। यह विमान लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आज दोपहर में अंबाला पहुंचेंगे। इन विमानों को बुधवार दोपहर में भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन नंबर 17 में शामिल किया जाएगा, जिसे गोल्डन एरोज के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इन विमानों को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल करने के लिए मध्य अगस्त के आसपास समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है। पहला राफेल जेट पिछले साल अक्टूबर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की फ्रांस यात्रा के दौरान भारतीय वायुसेना को सौंपा गया था। राफेल जेट का पहला स्क्वाड्रन अंबाला एयरबेस पर, जबकि दूसरा पश्चिम बंगाल के हासीमारा बेस पर रहेगा। अंबाला एयरबेस को भारतीय वायुसेना का महत्वपूर्ण बेस माना जाता है, क्योंकि यहां से भारत पाकिस्तान सीमा महज 220 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत ने जो 36 राफेल विमान खरीदे हैं, उनमें से 30 लड़ाकू विमान जबकि 6 प्रशिक्षु विमान हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ओर से LOC पार करने की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया, जबकि एक आतंकी सेना की गोली लगने से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक राजौरी जिला के नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकियों की ओर से की जा रही घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। आपको बता दें कि आतंकियों की घुसपैठ के अलावा पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी करता रहता है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटे 1 साल पूरा हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की ओर से कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाई जाए। यही वजह है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी सीमा पार कर इस ओर आने की फिराक में लगे रहते हैं। पिछले कई दिनों से यह कोशिशें हुई भी, लेकिन हर बार सुरक्षा बलों ने इन्हें नाकाम कर दिया। दरअसल आतंकी घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी सेना मदद भी करती है। इसके लिए सीमा पार से बॉर्डर पर गोलीबारी कर भारतीय सेना के जवानों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है, ताकि मौके का फ़ायदा उठाकर आतंकी LOC पार कर सकें।
अब 5 अगस्त से पहले आतंकियों की ओर से इन इलाकों में घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। आतंकियों की ओर से कोई मौका छोड़ा नहीं जा रहा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को 1 साल पूरे होने वाले हैं। इस मौके पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर घाटी में सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने की पूरी तैयारी कर ली है। यह तैयारी पिछले 1 महीने से चल रही है। इसका खुलासा खुफिया एजेंसियों ने किया। दरअसल कुछ दस्तावेज सामने आए जिनमें पाकिस्तान की नापाक हरकत का खुलासा हुआ। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 5 अगस्त को मुजफ्फराबाद जाएंगे, जहां वह असेंबली में कश्मीरी लोगों के प्रति सहानुभूति जाहिर करेंगे। इसे लाइव दिखाया जाएगा। दस्तावेजों के मुताबिक इमरान खान वहां बोलेंगे कि हम कश्मीरी भाइयों के प्रति हो रहे जुल्म के खिलाफ हैं और इस मसले को उठाते रहेंगे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक फेक हैंडल से फर्जी खबरें फैलाने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान में 5 अगस्त को ब्लैक डे के रूप में प्रचारित किया जाएगा। इसी दिन 3 मिनट का एक वीडियो जारी किया जाएगा जिसमें भारतीय सेना कैसे कश्मीरी लोगों पर जुल्म करती है दिखाया जाएगा। सभी पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल में यह दिखाया जाएगा कि कैसे भारत ने जम्मू कश्मीर पर अवैध कब्जा किया हुआ है। वहीं खुफिया एजेंसियों के दस्तावेज के मुताबिक 4 अगस्त को पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप को POK में विजिट कराने के लिए लिया जाएगा। इस दौरान पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का PR विंग इंटर सर्विसेज ब्लॉक रिलेशन प्रेस रिलीज जारी करेगा कि भारत में इस तरीके से यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप को जाने की आज़ादी नहीं, क्योंकि वहाँ कश्मीरी लोगों पर जुल्म होता है। सोमवार को पाकिस्तानी संसद ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड निशाने पाकिस्तान इस साल जम्मू कश्मीर के कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को देने का फैसला लिया। यह सम्मान गिलानी को जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की राय और बात रखने को लेकर दिया गया। पाकिस्तानी संसद में जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने सोमवार को इसका प्रस्ताव रखा, जिसकी हिमायत जुबानी तौर पर पूरी पाकिस्तानी संसद ने की। पाकिस्तान के सीनेट ने सैयद अली शाह गिलानी को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड देने के साथ साथ पाकिस्तानी सरकार के सामने यह प्रस्ताव भी रखा कि पाकिस्तान में पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कॉलेज का नाम सैयद अली शाह गिलानी इंजीनियरिंग एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कॉलेज रखा जाए। गौरतलब है कि सैयद अली शाह गिलानी शुरू से ही हमेशा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की बात सामने रखते आए, चाहे वह सियासत में थे या सियासत के बाहर। जम्मू कश्मीर जमात इस्लामी के प्रमुख के तौर पर भी सैयद अली शाह गिलानी जम्मू कश्मीर में कई साल तक रहे। उन्होंने 1972, 1977 और 1987 के विधानसभा चुनाव सोपोर से लड़े और उनमें जीत भी हासिल की और 3 बार जम्मू कश्मीर की विधानसभा के विधायक चुने गए। उन्नीस सौ 1990 में जम्मू कश्मीर में अलगाववादी संगठनों के वर्चस्व के चलते वह जम्मू कश्मीर में 1996 में बनी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी बने, लेकिन फिर उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से नाता तोड़कर अपनी अलग हुर्रियत कॉन्फ्रेंस तहरीक हुर्रियत के नाम से बनाई। लेकिन इसी साल कुछ महीने पहले उन्होंने हुर्रियत के सभी पदों को छोड़ दिया। दरअसल 90 साल के सैयद अली शाह गिलानी की सेहत ठीक नहीं और वह पिछले कई महीनों से बिस्तर में इलाज करवा रहे हैं। तो राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र को हटाने की मांग उठी। इसे लेकर राजस्थान हाई कोर्ट में अर्जी दायर की गई। याचिका में कहा गया कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने कैबिनेट की ओर से विधानसभा को बुलाए जाने की मांग को लेकर पारित किए गए प्रस्ताव को ना मानकर संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। जनहित याचिका एडवोकेट शांतनु पारिक की ओर से दायर की गई। वहीं पारिक ने अपनी याचिका में भारत सरकार को भी पार्टी बनाया है। राजस्थान हाई कोर्ट में वकील शांतनु पारिक ने कहा कि मैंने उच्च न्यायालय में राज्यपाल के खिलाफ एक PIL दायर की है, क्योंकि
राज्यपाल ने विधानसभा के सेशन को बुलाने की मांग को न मानकर आर्टिकल 163, 174 का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि मैंने इस मामले में भारत सरकार को पार्टी बनाया। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलकर विधानसभा का सत्र बुलाने का अनुरोध कर चुके हैं। सीएम की ओर से राज्यपाल को प्रस्ताव भी सौंपा गया, लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्र ने उसे मंजूर नहीं किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आरोप है कि राज्यपाल कलराज मिश्र केंद्र के दबाव में आकर विधानसभा सत्र बुलाने का आदेश नहीं दे रहे। गहलोत गुट के विधायकों ने राजभवन में धरना और नारेबाजी भी की। दूसरी तरफ बसपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों के मामले में बीजेपी नेता मदन दिलावर की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में नई याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल हो जाने को चुनौती दी गई। न्यायमूर्ति महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ बुधवार को याचिका पर सुनवाई करेगी। इससे पहले भी बीजेपी के एक विधायक ने बसपा के सभी 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल हो जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले में नया मोड़ आ गया। मुंबई पुलिस की जांच से नाखुश सुशांत के पिता के सिंह ने राजधानी पटना के राजीव नगर थाने में सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई। आरोप सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और 2 अन्य लोगों पर लगाया गया। पुलिस ने रिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 342, 380, 406, 420, 306, 506 और 120B के तहत एफआईआर दर्ज की। पटना सेंट्रल रेंज के आईजी संजय सिंह ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, चोरी समेत विभिन्न धाराओं के तहत राजीव नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो कि आरोप है कि उन सभी बिंदुओं पर जांच के लिए टीम मुंबई भेजी गई है। वहीं एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि रविवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद निशांत समेत 4 सदस्यीय टीम को मुंबई भेजा गया। टीम वहां पहुंच गई और वहां की पुलिस से संपर्क किया। पटना पुलिस ने मंगलवार को मुंबई पहुंचने के बाद वहां एक बड़े अधिकारी से संपर्क किया। काफी देर बातचीत करने के बाद सुशांत की केस डायरी की कॉपी उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया। पुलिस के अनुसार रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए गए। आरोप है कि रिया ने सुशांत को अपने परिवार से अलग कर रखा था। अभिनेता के बैंक अकाउंट को भी वही मैनेज करती थी। वहीं रिया पर सुशांत के रुपयों के गबन का भी आरोप लगाया गया। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। All India ISC Class 12 topper Sumit Kumar Tripathi of CMS Gomti Nagar, who secured 99.75%, was awarded ₹2 lakhs as prize by CMS. Online classes in CMS will continue till the government reopens the schools. Prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Admissions in CMS for Montessori, nursery to class 11th are open. Contact concerned CMS campus. एएनबी सुपरफास्ट में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वहीं रिया पर सुशांत के रुपयों के गबन का आरोप भी लगाया गया। पटना पुलिस रिया चक्रवर्ती और 2 अन्य लोगों से पूछताछ के अलावा जो भी आरोप लगाए गए हैं उन सभी बिंदुओं पर छानबीन करेगी। सुशांत के बैंक अकाउंट से लेकर बिजनेस से जुड़े पहलुओं को भी खंगालना शुरू कर दिया गया। वहीं मुंबई पुलिस ने अब तक जिनसे पूछताछ की, पटना पुलिस उनके बारे में भी जानकारी जुटा रही है। गौरतलब रहे कि पटना के राजीव नगर निवासी सुशांत सिंह राजपूत ने इसी साल 14 जून को मुंबई में आत्महत्या कर ली गई। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज होने पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी सुशांत के पिता का साथ दिया है। कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अपनी बात कही। कंगना रनौत ने लिखा कि रिया पिछले 6 महीने से सुशांत के साथ थी। उसने सुशांत की रहस्यमयी मौत से बस 2 दिन पहले ही महेश भट्ट को उसके मनोचिकित्सक के तौर पर हायर किया था।
खुशी है कि अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि कंगना सुशांत सुसाइड मामले पर शुरू से ही अपनी राय देती रही हैं। आपको बता दें कि सुशांत के सुसाइड कर लेने के बाद से ही बहुत सारे लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था और लोग लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। कई सारे फैंस भी ऐसा मानने को तैयार नहीं थे और सभी सुशांत सिंह राजपूत को राइजिंग सुपरस्टार के रूप में देख रहे थे। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा कि सुशांत ने सुसाइड नहीं किया बल्कि यह एक प्लान्ड मर्डर है। इसके अलावा एक्टर शेखर कपूर भी हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर सुशांत के मर्डर की सीबीआई जांच की मांग करते नजर आए। बिहार में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दायरा निरंतर बढ़ता जा रहा है। उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। बाढ़ ने राज्य के एक और जिले समस्तीपुर को अपनी चपेट में ले लिया। इस तरह अब राज्य के 12 जिलों के 101 प्रखंडों की 837 पंचायतें बाढ़ की चपेट में आ गईं। इससे 29.62 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई। वहीं विभिन्न जिलों में पानी में डूबने से 21 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम चंपारण में 8, समस्तीपुर और दरभंगा में 3, सहरसा में 5 और गोपालगंज में 2 लोग डूब गए। वहीं इस बीच भारी बारिश और वाल्मीकि नगर बराज से 2,80,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से गोपालगंज जिले में मंगलवार को बाढ़ की स्थिति भयावह हो गई। गंडक के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है तो वहीं बैकुंठपुर और बरौली में सारण मुख्य तटबंध और गाइड तीर्थरग बांध के कुल 15 स्थानों पर टूट जाने से बाढ़ से भारी तबाही और बर्बादी मची हुई। वहीं लगातार नए इलाके बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। घरों के ध्वस्त होने का सिलसिला जारी है। अब तक 5 प्रखंडों के 284 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान सिंधवलिया के 7 और बैकुंठपुर के 23 नए गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। उधर राज्य की दूसरी नदियों का जलस्तर तो कुछ नीचे आया है, लेकिन कोसी और गंडक के तेवर अभी बहुत कड़े हैं। नेपाल क्षेत्र में वर्षा होने के कारण दोनों नदियों का डिस्चार्ज भी बढ़ा है और जलस्तर भी। गंडक ने 3 जगहों पर जलस्तर का नया रिकॉर्ड बना दिया। हालांकि राहत और बचाव कार्य जारी है। दिल्ली में आज से अगले 2 दिनों भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून रेखा के दिल्ली एनसीआर के करीब आने और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं के चलते झमाझम बारिश होगी। इसके लिए विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में अभी तक मानसून का प्रभाव मिला जुला रहा है। वहीं आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 28 जुलाई तक सामान्य से 19 मिलीमीटर बारिश ज़्यादा हो चुकी है। सामान्य तौर पर 28 जुलाई तक 190 मिलीमीटर बारिश सफदरजंग स्थित मौसम केंद्र में रिकॉर्ड की गई है, लेकिन यहां पर अब तक 226 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। लेकिन खास बात यह है कि यह सारी बारिश कुल मिलाकर 4 दिनों में ही हुई है। 5 जुलाई को 34 मिलीमीटर, 19 जुलाई को 74 मिलीमीटर, 22 जुलाई को 23 मिलीमीटर और 23 जुलाई को 67 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। चीनी कंपनियों को निवेश के लिए सुरक्षा मंजूरी नहीं मिलने की वजह से बौखलाया ड्रैगन अब भारत पर दबाव बना रहा है कि वह नियमों को लचीला बनाए। चीन मामले को विश्व व्यापार संगठन में ले जाने की संभावना भी खंगाल रहा है। तो वहीं सुरक्षा मंजूरी में देरी की वजह से कई कंपनियां प्रस्ताव वापस लेने की तैयारी में हैं। सूत्रों ने कहा है कि चीनी कंपनियों को लग रहा है कि वह कठोर शर्तों को पूरा नहीं कर पाएंगे। वहीं भारत सरकार किसी भी कंपनी को सुरक्षा मंजूरी देने से पहले उसके चीनी सुरक्षा प्रतिष्ठान से संबंधों को खंगाल लेना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक राजनीतिक स्तर पर चीन की मंशा भांपने के बाद भारत ने व्यापार के मोर्चे पर ज़्यादा सख्ती दिखाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि अप्रैल महीने से चीन की सैकड़ों कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए सुरक्षा मंजूरी नहीं मिली। हिमाचल प्रदेश में मानसून फिर रफ्तार पकड़ेगा। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने प्रदेश में 3 अगस्त तक लगातार बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। राज्य के लिए 5 दिन तक भारी बारिश और अंधेड़ की चेतावनी जारी की गई। विभाग ने 28, 30 और 31 जुलाई और साथ ही 1 अगस्त को भारी बारिश अंधेड़ का येलो अलर्ट जारी किया, जबकि 29 जुलाई को बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। हालांकि कुल्लू, लाहौल स्पीति, ऊना और
किन्नौर जिले के लिए किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया। हरियाणा के फतेहाबाद में गांव धांगड़ में चोरों ने एसबीआई के एटीएम से पैसे चोरी करने का मामले सामने आए। आपको बता दें कि चोरों ने गैस कटर से एटीएम का शटर काटने की कोशिश की, लेकिन चोर अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो सके। आपको बता दें कि यह सारी घटना एटीएम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं गांव के लोगों ने देर रात पुलिस को मामले की सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश शुरू कर चुकी है। गुजरात के सूरत में हाई स्कूल में पढ़ने वाली 2 लड़कियों ने अपने सपने को पूरा करते हुए अंतरिक्ष में एक एस्ट्रॉयड ढूंढ निकाला है। सूरत की इन 2 लड़कियों ने अंतरिक्ष में एक एस्ट्रॉयड की खोज की। इस खोज की पुष्टि खुद नासा ने की। इस एस्ट्रॉयड का नामकरण भी हो चुका है। इसका नाम HLV 2514 रखा गया। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा व जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी अयोध्या राम मंदिर शिलान्यास से पहले जम्मू कश्मीर, दिल्ली और अयोध्या में हमले कर सकते हैं। खुफिया एजेंसी रॉ ने इस संबंध में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट जारी कर तैयार रहने को कहा। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी ISI इसकी साजिश रच रही है। जानकारी के आधार पर खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की टीम विशेषकर अयोध्या, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में तैनात कर दी गई। वहीं तीनों राज्यों में खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने अभी से पैनी नजर रखना शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक ISI की योजना के तहत आतंकवादियों को अफगानिस्तान भेजकर प्रशिक्षित किया गया। उसके बाद 3 से 5 आतंकवादियों के अलग अलग समूहों को भारत भेजने की आशंका है। यदि आतंकी अयोध्या में 5 अगस्त को हमले में नाकाम रहे तो स्वतंत्रता दिवस पर हमला कर सकते हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस में गिरावट के बाद मंगलवार को एक बार फिर मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली। मंगलवार को दिल्ली में कोरोना के 1056 नए मामले सामने आए। इससे पहले सोमवार को राजधानी में महज 613 नए मामले सामने आए थे। यह पिछले 65 दिनों के बीच सबसे बड़ी गिरावट थी। इसके बाद एक बार फिर से बड़ी संख्या में नए मरीज सामने आए। दिल्ली में कुल 1135 मरीज ठीक होकर घर गए। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कंटेनमेंट में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ाने की घोषणा कर दी। इसके अलावा पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सप्ताह में 2 दिन का प्रतिबंध भी लागू रहेगा। राज्य में कोरोना के मामले अब 60,000 के भी पार पहुंच गए, जिसके चलते सख्ती के साथ लॉकडाउन की पालना करवाई जा रही है। पंजाब में पटियाला की केंद्र सुधार जेल अक्सर सुर्खियों में रहती है। इस बार जेल हेड रेशम सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। रेशम सिंह के खिलाफ रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया गया। कैदियों के परिवार से जेल अथॉरिटी द्वारा इस मामले की जांच करवाई गई और त्रिपुरी थाना पुलिस ने हेड रेशम सिंह को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच शुरू कर दी। डीएसपी सौरभ जिंदल ने जानकारी दी कि जेल अथॉरिटी द्वारा शिकायत की गई थी कि जेल हेड वार्डन रेशम सिंह के खिलाफ कि वह जेल के कैदियों के परिवार से पैसे लेता है, जिसके तहत रेशम सिंह की गिरफ्तारी की गई और मानयोग अदालत के आगे उसे पेश किया जाएगा। देश के कई जिलों में मौसम सुहावना हो गया। झमाझम बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के 17 जिलों के लिए चेतावनी जारी कर दी। इनमें पश्चिमी यूपी से लेकर बुंदेलखंड और तराई के जिले शामिल हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक कई जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना बनी हुई, साथ ही आकाशीय बिजली का भी खतरा बना है। पश्चिमी यूपी के जिन जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई वह मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इसके अलावा तराई के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया। पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों के बीच अब हड़ताल की खबर आ रही है। पंजाब पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने पंजाब भर में सभी पेट्रोल पंप बंद रखने का ऐलान किया है। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि पंजाब में हरियाणा से ज़्यादा टैक्स है, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप डीलर मालिकों का कहना है कि उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि पंजाब के पंप डीलर GS चावला के सुसाइड केस का भी मामला है। यूपी के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच बीते दिन मुठभेड़ हो गई। SP यमुना प्रसाद के नेतृत्व में मुठभेड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी। आखिल नाम का गैंगस्टर गंभीर मामलों में पुलिस की हिटलिस्ट में शामिल था।
साथ ही मुठभेड़ में आकिल के साथी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पैर में गोली लगने की खबर सामने आई। इसके अलावा पुलिसकर्मी के घायल होने के समाचार भी सामने आए। तो वहीं पंजाब के बरनाला जिले के गांव कुतबा का भारतीय सेना का नौजवान चीन बॉर्डर पर गुमशुदा हो गया। सैनिक सतविंदर सिंह अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर तैनात था और 22 तारीख को गश्त करते समय अन्य सैनिक के साथ नदी के तेज बहाव में बह गया, जिसके बाद उसके साथी का शव दरिया से मिल गया था और सतविंदर की तलाश जारी है। मगर सतविंदर के बारे में कोई खबर मिलने से पहले ही राज्य सरकार की ओर से जवान को मृत घोषित कर दिया गया। ANB सुपरफास्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।